Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about epilepsy. एपिलेप्सी ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा, अदरवाइज हमारे ब्रेन में कौन सा भी पार्ट अफेक्ट रहेगा तो हम लोगों को सीजर्स आती है। एपिलेप्सी ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या है, देन कॉजेस ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से एपिलेप्सी होती है, देन है रिस्क फैक्टर्स ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के रिस्क फैक्टर्स क्या है, देन सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी, सिम्टम्स यानी कि लक्षण, देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एपिलेप्सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी यानी कि हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज अनयूजुअल हो जाते हैं, असमानता हो जाते हैं, इस वजह से हम लोगों को सीजर्स आती है। सो इस कंडीशन को हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं। एक्चुअली हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं, ओके, और ये न्यूरॉन्स का ग्रुप है, ये न्यूरॉन से सिग्नल देते हैं, कुछ हम लोग एक्टिविटी करते हैं, कुछ थिंकिंग करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, तो ये न्यूरॉन्स सिग्नल देते हैं और ये न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत रहती है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को एपिलेप्सी होती है। एक्चुअली एपिलेप्सी का जो कॉज है, कारण है, ये अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, अननोन है, बट जो अदर्स कॉजेस है यानी कि कारण से, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। जेनेटिक इन्फ्लुएंस यानी कि हमारे शरीर में तो जेन्स है, ये जेन्स का कुछ म्यूटेशन होगा, सिंगल जेन्स म्यूटेशन रहेगा, सो इस वजह से भी हम लोगों को एपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है सीवियर हेड इंजुरी, अगर कुछ कार एक्सीडेंट रहेगा और एक्सीडेंट के वजह से हमारे हेड को सीवियर इंजुरी रहेगी, ट्रूमा रहेगा, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये एपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है ब्रेन अबनॉर्मेलिटी। ब्रेन अबनॉर्मेलिटी यानी कि हमारे ब्रेन में कुछ ट्यूमर रहेगा, ट्यूमर यानी कि कैंसर रहेगा, सो कैंसर के जो अबनॉर्मल सेल्स है, ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स हमारे ब्रेन में ग्रोथ हो जाते हैं, इस वजह से हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स है, न्यूरॉन्स है, सो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, सो इस वजह से भी हम लोगों को सीजर्स आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन वैस्कुलर डिसऑर्डर्स के वजह से भी हम लोगों को एपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। वैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी कि किसी किसी को बर्थ मार्क रहते हैं, ओके, एक्स्ट्रा माल फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। सो ये एक्स्ट्रा माल फॉर्मेशन में हमारे जो वेन और आर्टरी है, सो वेन और आर्टरी कलेक्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा माल फॉर्मेशन हो जाता है, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये एपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में अगर HIV का इन्फेक्शन रहेगा, सो लो इम्यूनिटी के वजह से भी एपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन वायरल इंसेफेलाइटिस के वजह से भी हम लोगों को एपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। वायरल इंसेफेलाइटिस यानी कि हमारे ब्रेन के जो टिश्यू है, ये टिश्यू को इन्फेक्शन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा, सो इस वजह से हम लोग को एपिलेप्सी हो जाती है। देन मेनिंजाइटिस के वजह से भी हम लोगों को एपिलेप्सी हो जाती है। देन है प्रीनेटल इंजुरी। प्रीनेटल इंजुरी यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के यूट्रस में जो अनबोर्न बेबी है, ये बेबी को इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह से ये अनबोर्न बेबी को इन्फेक्शन होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कुछ इन्फेक्शन रहेगा, अदरवाइज मदर को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रहेगी, मदर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जो ऑक्सीजन लेवल है ये बहुत कम रहेगा, या मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं फॉलो किया रहेगा, सो इस वजह से जो अनबोर्न बेबी है, ये अनबोर्न बेबी का जो ब्रेन है, ये ब्रेन डेथ होने का ज़्यादा चांसेस रहता है और आफ्टर डिलीवरी बेबी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अगर आप लोग प्रेग्नेंट है
सो डॉक्टर ने जो भी आप लोगों को डाइट एडवाइस किया है, जो भी मेडिसिन एडवाइस किया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया है, वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देन है स्ट्रोक। स्ट्रोक के वजह से भी इपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। स्ट्रोक क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में जो टिश्यू है, ये टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो स्ट्रोक आता है। लो ऑक्सीजन के वजह से हम लोगों को स्ट्रोक आता है। सो स्ट्रोक के वजह से भी इपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो ये थे इपिलेप्सी के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ इपिलेप्सी। इपिलेप्सी के रिस्क फैक्टर्स क्या है? सो इसमें फर्स्ट है एज में हम लोग देखेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन को ज़्यादा दिखाई देता है इपिलेप्सी, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोगों को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के वजह से हाई ग्रेड फीवर आता है। जो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन को इपिलेप्सी हो जाते हैं, सीजर्स आती है। देन है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में इपिलेप्सी की हिस्ट्री रहेगी तो जेंस के वजह से हम लोगों को भी ये इपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है हेड इंजुरी। हेड इंजुरी के वजह से भी हम लोगों को ये इपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोग कार ड्राइव करते हैं तो बेल्ट यूज करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बेल्ट यूज करेंगे सो एक्सीडेंटली कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोग आपके हेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके। देन अगर आप लोग मोटरसाइकिल यूज करते हैं, ड्राइव करते हैं, सो हेलमेट यूज करना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट के वजह से हम लोग हमारे हेड इंजुरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। देन है स्ट्रोक एंड वैस्कुलर डिसीज। स्ट्रोक के वजह से भी हम लोगों को इपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन वैस्कुलर डिसीज। वैस्कुलर डिसीज में क्या है? हमारे जो आर्टरीज है, ओके, ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स में प्लग जमा हो जाता है। ओके, ये हमारी ब्लड वेसल्स है और इसमें प्लग जमा हो जाता है। सो ये प्लग के वजह से जो ब्लड है, ये ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो सकता है। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये इपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। डिमेंशिया। डिमेंशिया ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी। देन है सीजर्स इन चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में आप लोगों को सीजर्स की हिस्ट्री रहेगी सो इस वजह से भी हम लोगों को ये इपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो ये थे इपिलेप्सी के रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ इपिलेप्सी। इपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है? सो इसमें फर्स्ट है टेम्पररी कंफ्यूज रहते हैं। ओके। अगर जिस पर्सन को इपिलेप्सी की हिस्ट्री रहेगी और उसको इपिलेप्सी आती है तो वो टेम्पररी कंफ्यूजन में रहते हैं। ओके। देन मसल से ये मसल स्टिफ हो जाते हैं। हमारे लेग और हैंड है, ये जर्किंग मूवमेंट हो जाते हैं। ओके, अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट। देन हम लोगों को फियर हो जाता है। फियर यानी कि डर लगता है। इपिलेप्सी के वजह से हमारे जो कॉन्शियसनेस लेवल है ये लॉस हो जाते हैं। हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं। ओके। और सिम्टम्स में भी क्लासिफाइड किए हैं सिम्टम्स। सो इसमें फर्स्ट है फोकल सीजर्स, देन सेकेंड है जनरलाइज सीजर्स। फोकल सीजर्स यानी कि हमारे, जस्ट एग्जांपल देती हूँ, ये हमारा ब्रेन है। ओके। और ये ब्रेन में एक ही जगह पर इन्फ्लामेशन रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा या कुछ भी इंजुरी रहेगी। सो इस कंडीशन को हम लोग फोकल सीजर्स बोलते हैं। और जनरलाइज सीजर्स यानी कि हमारा जो ब्रेन है ये ब्रेन पूरा अफेक्टेड है। सो इस कंडीशन को हम लोग जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। फोकल सीजर्स में भी 2 टाइप्स है। ओके। फर्स्ट है फोकल सीजर्स विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देन सेकेंड है फोकल सीजर्स विथ इम्पेयर अवेयरनेस। ओके। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फोकल सीजर्स विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है जिसको भी ये सीजर्स आती है वो सैडनेस रहता है। ओके, थोड़ा इमोशनल रहता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं।
देन समटाइम इसके जो हैंड और लेग है ये इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट करते हैं। ओके, समटाइम गिडनेस आती है, गिडनेस यानी कि चक्कर आती है। देन थोड़ा सा लाइट फ्लैश हो जाती है। ओके, देन सेकेंड है फोकल सीजर्स विथ इम्पेयर अवेयरनेस। ड्यूरिंग फोकल सीजर्स विथ इम्पेयर अवेयरनेस में क्या होता है, जिसको भी ये सीजर्स आती है का जो कॉन्शियस लेवल है ये लॉस हो जाता है, अवेयरनेस भी लॉस हो जाता है, और वो जिस प्लेस में रहेगा वो प्रॉपर इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, और ये सेम रिपीटेडली मूवमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल एंड रबिंग करता है या चविंग करता है, अदरवाइज वो वॉक करेगा तो सर्कल में ही वॉक करता है। सो इस कंडीशन को हम लोग फोकल सीजर्स विथ इम्पेयर अवेयरनेस बोलते हैं। ओके, अभी सेकेंड सिम्टम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरलाइज सीजर्स। जनरलाइज सीजर्स में फर्स्ट है एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स ये मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को होता है। ओके, और एब्सेंट सीजर्स में जब भी सीजर्स आती है तो अवेयरनेस लॉस हो जाता है और ये आई ब्लिंकिंग करते हैं लाइक। ओके, देन ये जो लीप है ये लीप थोड़ा सा वन साइड में जाता है। ओके, इनवॉलेंट्री। सो इस कंडीशन को हम लोग एब्सेंट सीजर्स बोलते हैं, और ये एब्सेंट सीजर्स मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को आता है और ये 5 to 10 सेकेंड तक ही रहती है। ओके, देन सेकेंड है टोनिक सीजर्स। हमारे हैंड और लेग के जो मसल्स है ये स्टिफ हो जाते हैं और ये बैक साइड में स्टिफ होते हैं और हम लोग बैक साइड फॉल डाउन हो जाते हैं। सो इस कंडीशन को हम लोग टोनिक सीजर्स बोलते हैं। देन एक्टोनिक सीजर्स में क्या होता है, हमारे मसल्स है ये मसल्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं और हम ये साइड में फॉल डाउन हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। सो इस कंडीशन को एक्टोनिक सीजर्स बोलते हैं। देन फोर्थ है क्लोनिक सीजर्स। क्लोनिक सीजर्स में हमारे जो मसल्स है ये मसल्स जर्किंग होते हैं। ओके, और इसमें मोस्ट ऑफ द हमारा फेस, नेक और आर्म अफेक्ट हो जाता है। सो इस कंडीशन को हम लोग क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं। देन है मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक सीजर्स में हमारे हैंड और लेग है, देन अपर बॉडी है, ये जर्किंग हो जाते हैं, ट्विंस हो जाते हैं और हम लोग फेल डाउन होते हैं। सो इस कंडीशन को मायोक्लोनिक सीजर्स बोलते हैं। सो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। ओके, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन लास्ट है टोनिक क्लोनिक सीजर्स। टोनिक क्लोनिक सीजर्स ये बहुत डेंजर है। ओके, टोनिक क्लोनिक सीजर्स में हम लोग हमारी कॉन्शियस लेवल लॉस हो जाती है, देन अवेयरनेस भी लॉस हो जाता है, देन हमारे लेग और हैंड के जो मसल्स है ये मसल्स जर्किंग हो जाते हैं। ओके, और सम टाइम हमारा जो ब्लैडर है ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता है, हम लोग यूरिन पास करते हैं, देन इसमें टंग बाइट भी हो सकता है और ये 5 मिनट तक रहता है। सो ये वेरी डेंजरस है। जिस पर्सन को टोनिक क्लोनिक सीजर्स रहेगा, सो टाइम टू टाइम जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन एडवाइस किया है, जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, तो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जिस पर्सन को ये टोनिक क्लोनिक सीजर्स रहेगा वो। तो ये थे इपिलेप्सी के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ इपिलेप्सी। इपिलेप्सी की कॉम्प्लिकेशन क्या है अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो। सो इसमें फर्स्ट है फॉलिंग। ऑफकोर्सली हम लोगों को सीजर्स आती है, सो हम लोग फेल डाउन होते हैं। ओके, देन सेकेंड है ड्राइविंग। ड्राइविंग यानी कि जब हम लोग को स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते करते अगर इनकेस हम लोग को सीजर्स आती है तो हम लोग ड्राइविंग हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ओके, वाटर में। देन थर्ड है कार एक्सीडेंट। सीजर्स के वजह से कार एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को इपिलेप्सी की हिस्ट्री है और आप लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, सो कार ड्राइविंग अवॉइड करना है, कार चलाना नहीं है। अगर आप लोग कार ड्राइव करते हैं तो किसी को भी साथ में लेना है, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा, जिस पर्सन को कार चलाने में आती है। ओके, देन है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन।
प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन लेती है, सो बेबी को बर्थ डिफेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को इपिलेप्सी रहेगा, सो बेबी को भी और मदर को भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, दोनों के लिए भी डेंजर है। ओके, अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, सो डॉक्टर के पास जाके जो भी डॉक्टर ने आप लोगों को ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, जो भी मेडिसिन एडवाइस किया है, वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रेग्नेंट है और डॉक्टर के पास जाते हैं और आप लोग एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन लेते हैं, सो वो भी मेडिसिन डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट टाइप डॉक्टर मेडिसिन एडजस्ट करते हैं। मेडिसिन का जो डोज है ये डोज एडजस्ट करता है। विथ एपिलेप्सी जो अनबॉर्न बेबी है, ये अनबॉर्न बेबी हेल्दी रह सकता है अगर आप लोग टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। डॉक्टर ने जो भी आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया है, जो भी डाइट एडवाइस किया है, जो भी मेडिसिन का डोज एडवाइस किया है, वो आप लोग टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं, सो आपका बेबी हेल्दी रह सकता है। ओके, सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन है इमोशनल हेल्थ इशू। इपिलेप्सी के वजह से इमोशनल हेल्थ इशू हो जाते हैं, कंटिन्यू मेडिसिन लेना पड़ता है। ओके, सीजर्स आती है तो सम टाइम पीपल डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, मेडिसिन के वजह से साइड इफेक्ट हो जाते हैं, किसी किसी को चक्कर आती है। ओके, थोड़ा सा वीकनेस लगता है, तो इपिलेप्सी के वजह से इमोशनल हेल्थ इशू भी आते हैं। देन लास्ट है स्टेटस इपिलेक्टस। स्टेटस इपिलेक्टस में क्या होता है, हम लोग को फ्रीक्वेंट रिकरेंट सीजर्स आती है, सो इस वजह से समटाइम हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन परमानेंट डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है, और समटाइम डेथ भी होने का चांसेस रहता है। ये 1% है, बहुत रेयर केसेस है। ओके, सो ये थे इपिलेप्सी के कॉम्प्लिकेशंस। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ इपिलेप्सी। अगर पेशेंट को इपिलेप्सी रहेगी, सो डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं। सो इसमें फर्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री। डॉक्टर पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। ओके, पेशेंट को कितना टाइम से ये सीजर्स आती है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। आपके फैमिली में ये इपिलेप्सी की हिस्ट्री है क्या, सीजर्स की हिस्ट्री है क्या, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है क्या, ये डॉक्टर अच्छे से लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री रहेगी और आप लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, सो वो डॉक्टर पूरे हिस्ट्री लेते हैं मेडिकल हिस्ट्री में। ओके, देन है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो चेक करते हैं पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, पेशेंट का जो स्पीच है, उसका कॉन्शियस लेवल है, अवेयरनेस है, ये अच्छा है क्या, ये प्रॉपर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एग्जामिन करते हैं। उसका मोटर एबिलिटी कैसा है, ये डॉक्टर पूरा एग्जामिन करते हैं। देन है ब्लड टेस्ट। डॉक्टर ब्लड टेस्ट क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन है क्या, इन्फेक्शन के वजह से इपिलेप्सी हुआ है क्या, ये फाइंड आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। देन है ईईजी। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी में क्या करते हैं डॉक्टर, सो एक स्पेशलिस्ट रहता है। ओके, ईईजी करने में एक मशीन आती है और लीड रहते हैं। ओके, बहुत सारे लीड रहते हैं, जैसे कि हम लोग ईसीजी निकालते हैं, बट ईसीजी के ज़्यादा लीड नहीं रहते हैं, इसके बहुत सारे लीड रहते हैं। ओके, छोटे छोटे, और ये हमारे स्काल्प पर लगाते हैं और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी चेक करते हैं। हमारे ब्रेन के जो वेव्स है ये अच्छे से चेक करने के लिए ये ईईजी करते हैं। हमारे ब्रेन में कुछ अबनॉर्मेलिटी है क्या, अगर हमारे ब्रेन में अबनॉर्मेलिटी रहेगी, सो ये ईईजी में फाइंड आउट हो जाता है। देन है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटराइज टोनोग्राफी। ओके, सीटी स्कैन में हमारा जो ब्रेन है ये अच्छे से स्कैन होता है। हमारे ब्रेन में कुछ इंजुरी है क्या, वैस्कुलर मालफॉर्मेशन है क्या, हमारे ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है क्या,
ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। देन है एमआरआई। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेशन इमेजिंग। एमआरआई एक मशीन आती है, ओके, और मशीन में हमारा हेड रखते हैं और ब्रेन का पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ओके। इसमें मैग्नेटिक रहता है। हमारे ब्रेन के जो वेव्स है ये प्रॉपर है क्या, यानी कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। देन हमारे ब्रेन में कुछ अब नॉर्मलिटी है क्या, या जो ब्लड फ्लो है ये ब्लड फ्लो प्रॉपर है क्या, ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई करते हैं। देन है पेट स्कैन। पेट का फुल फॉर्म है प्रोजेस्टेरोन इमिशन टोमोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, तो डॉक्टर आईवी से डाई देते हैं, ओके, इंजेक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, जो भी हमारा पार्ट है ये पार्ट अच्छे से विजुअलाइज होता है, प्रॉपर हम लोगों को दिखता है। डॉक्टर को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये डाई देते हैं। डाई के वजह से जो भी अफेक्टेड एरिया है ये अफेक्टेड एरिया अच्छे से फाइंड आउट होता है, यानी कि किस वजह से हम लोगों को ये सीजर्स आती है, इपिलेप्सी है। सो ये इसका जो भी डायग्नोस है ये डायग्नोस प्रॉपर फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर पेट स्कैन भी करते हैं। सो ये थे इपिलेप्सी के डायग्नोसिस। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, ओके। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, देन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, ओके। इपिलेप्सी ये क्यूअर नहीं होता है, ओके, बट जो एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन है इससे जो हम लोग को सीजर्स आती है ये सीजर्स हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में टैबलेट गाबा रिसेप्टर स्टार्ट करते हैं, टैबलेट फेनावाइन स्टार्ट करते हैं, टैबलेट फेनोबार्बिटल स्टार्ट करते हैं, ओके। और ये टैबलेट के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, सबको नहीं होते हैं, बट किसी किसी को ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चक्कर आती है मेडिसिन के वजह से, देन वो लोग वीक रहते हैं। एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन के वजह से किसी किसी का वेट गेन हो जाता है, स्पीच का प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को स्किन रैशेस हो जाते हैं, हमारे बोन की जो डेंसिटी है ये लॉस हो जाती है, हमारा कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है, जो हम लोग थिंकिंग करते हैं मेमोरी के लिए प्रॉब्लम आता है। सो ये एंटी इपिलेप्टिक के साइड इफेक्ट है, ओके, टैबलेट के। देन है डाइटरी थेरेपी स्टार्ट करते। डाइटरी थेरेपी में हाई फैट डाइट स्टार्ट करते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट स्टार्ट करते हैं, देन प्रोटीन डाइट स्टार्ट करते हैं, ओके, इपिलेप्सी पेशेंट को। देन है नर्व स्टिमुलेशन। हमारे टोटल 12 नर्व्स है, ओके। सो इसमें से एक है वेगस नर्व। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। एक स्पेस मेकर रहता है, ओके, एक डिवाइस रहता है, ये अंडर स्किन रखते हैं डॉक्टर, और ये डिवाइस थ्रू हमारे नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, ओके। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे तो जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, सो वो डॉक्टर रिमूव करते हैं बहुत रेयर केसेस से। सो ये था आज का टॉपिक इपिलेप्सी। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।